From India to the world, this is Global Indian. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। आज हम फिर लेके आए हैं हमारे बहुत ही खास प्रवक्ता, जिनको कोई हमें किसी किस्म की कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। अभय दुबे जी को मैं जोड़ लेता हूँ राइट अवे। अभय दुबे जी को हमारे साथ है। नमस्कार, स्वागत है आपका अभय दुबे जी। और ये प्रोग्राम का मैंने नाम रखा है एक्सपोजर विद अभय दुबे जी। एंड आज हम बात करेंगे कि जो सारी दुनिया में बातचीत चल रही है, खास करके हिंदुस्तान में, कि हमारे प्रधानमंत्री जी उठ के कभी तो चले जाते हैं, वो जहाज उतार लेते हैं बिरयानी खाने नवाज शरीफ के पास, और कभी 5 दिन में प्रोग्राम बना लेते हैं और चले जाते हैं इजराइल। 2017 में गए थे, उस पर भी बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। लेकिन ये एकदम से जाना और निसेट में जाके जो वहां का सांसद जो पार्लियामेंट है उसमें बोलना, और उनका जो भव्य स्वागत होता है, और फिर वो जाके उनको जैसे कोई डोली भी जा रही है, वो उनको जाके छोड़ के आते हैं, लेने जाते हैं, फिर छोड़ के आते हैं। फिर तो ये इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है इजराइल के साथ? और क्या आपको समझ आ रहा है कि ये, मैं जितने भी हमारे गोदी मीडिया वाले हैं या हमारे यूट्यूब के भी कई चैनल हैं, हमारे दिमाग में तो आ रहा है, शायद आपके भी मन में आया होगा, कि क्या ये एक भटकाने की कोशिश हो रही है जो हिंदुस्तान में या जो दुनिया में एक नैरेटिव है? क्या नैरेटिव इंडियन पॉपुलेशन का उनके दिमाग में एक डालने की बात है कि उनको चेंज कर दिया जाए? क्योंकि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे एप्स्टीन फाइल है, हरदीप पुरी का मसला है, ट्रेड डील है, एआई समिट में जो बवाल हुआ, जो अभी कांग्रेसी भी वहां पे वो शोर मचा रहे हैं, उनको भी वो ये काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं गलत तरीकों से, और यूजीसी का मसला है, कि जो भारत में सारे जो मसले हैं जिनमें ये एक वो एक के बाद एक हमारे महामानव जी फंसते जा रहे हैं, बीजेपी, तो क्या उसको एक नैरेटिव चेंज करने के लिए ये एकदम से उठ के चले गए? और वहां पे ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इतना क्या बड़ा कांड कर लिया कि एकदम से कि प्रधानमंत्री चले गए वहां पे, और वो उन्होंने भी सब वो कर लिया, क्योंकि एक बदनाम आदमी दूसरे बदनाम आदमी को मिल रहा है। आप मुझे बताइए कि मैं एक स्लाइड चला लेता हूं अभय जी, आपको जोड़ने से पहले। ये ग्लोबल मूड ऑन इजराइल, ये देखिए, टर्की जो है 87% लोग खिलाफ है, ये इटली 70% लोग खिलाफ है, जर्मनी 67 लोग खिलाफ है, अर्जेंटीना 63 लोग खिलाफ है, कनाडा करीबन 60% लोग खिलाफ है, ऑस्ट्रेलिया 56 लोग प्रतिशत खिलाफ है, स्पेन 72%, फ्रांस 69%, ब्राजील 66%, जापान 60%, यूके जो कि ये इनका अलायंस पार्टनर है यूएस का, 58%, और सबसे बड़ी बात कि यूएसए भी 53% ऑफ द पॉपुलेशन इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट देम। तो आप बताइए कि ये हमने किया क्या हमने सारी दुनिया को अपने खिलाफ कर लिया? सारी दुनिया क्या सोच रही होगी? कि एक और स्लाइड, अगर आपकी अनुमति, अपना परमिशन हो, मेरी हिंदी ज्यादा ठीक नहीं है। ये आवेदन जी, आप बताइए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं?
देखिए, अगर नरेंद्र मोदी और उनकी सलाहकार, क्या हासिल क्या किया? देखिए अगर नरेंद्र मोदी और उनकी सलाहकार ये समझते हैं कि वो अपने इजराइल दौरे से जी भारत में जो उनकी जबरदस्त घेराबंदी हो रही है, तकरीबन उनको कोने में धकेला जा चुका है। भारतीय राजनीति में, भारत में जो सार्वजनिक जीवन है, उसमें नरेंद्र मोदी को कोने में धकेला जा चुका है। बिहार का चुनाव इतने जोरदारी के साथ जीतने के बाद होनी चाहिए थी उनकी बल्ले बल्ले, लेकिन हो रहा है ठीक उल्टा। ये भारतीय राजनीति का एक निराला अंदाज है कि जो लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा मैदान जीत लिया, जल्दी ही उन्हें अपनी औकात पता लग जाती है। तो बिहार का चुनाव जीतने के बाद और जिस तरह की इन लोगों ने बातें की, इस तरह की दावेदारियां की, संसद के इस बजट सत्र के बाद में इस वक्त हालत ये है, मार्च में फिर बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा। नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा समस्याओं में घिरे हुए हैं। उन समस्याओं की कुछ कुछ आपने चर्चा की है, बाकी हम लोग अभी चर्चा करेंगे जी। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं, नरेंद्र मोदी और उनके सलाहकार अगर समझते हैं कि उनके इजराइल दौरे से वो समस्याएं पृष्ठभूमि में चली जाएंगी और वो लोग उनके बारे में भूल जाएंगे, या वो कोई इसके जरिए कोई ऐसा स्पिन दे पाएंगे जिससे लोग कुछ और सोचने लगे, पूरी बहस को पटरी से उतार कर किसी और पटरी पे ले जाएंगे, तो वो बहुत गलत फहमी में है। इजराइल में भेजा जाने वाला भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल या वहां जाने वाले प्रधानमंत्री या वहां जाने वाले विदेश मंत्री कभी भी भारतीय जनता को इतना प्रभावित नहीं कर पाए जितना माना जाता है। प्रभावित कौन होता है? प्रभावित होता है केवल भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो लूनेटिक फ्रिंज है, जो कोर समर्थक है, जिसको मैं मानता हूं कि जो पिछले राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद बढ़ा है। पहले तो ये 6 से लेकर 7% या ज्यादा से ज्यादा 8% हुआ करता था। जी आपको याद होगा जब 1984 में भाजपा हार गई थी चुनाव, 2 सीटें प्राप्त हुई थी, तो एक कृष्णलाल शर्मा कमेटी बनाई थी, केएल शर्मा कमेटी बनाई थी इस हार की जांच पड़ताल करने के लिए। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भाई हमको 7% करीब वोट मिले हैं, और ये वोट इसका मतलब है कि भले ही कांग्रेस इतना जीत गई है, लेकिन हमारा जितना समर्थन था उतना हमें मिला है। ये केएल शर्मा कमेटी में लिखा हुआ था। तो मैं मानता हूं कि वो जो समर्थक था, कट्टरपंथियों का जो समर्थन था, वो धीरे धीरे बढ़कर अब विभिन्न परिस्थितियों वश, विपक्ष की गलतियों वश, वो बढ़ के करीब 15-16% के करीब हो गया है। तो इन 15-16% लोगों पर तो असर पड़ता है कि वो इजराइल के दौरे पे गए या इजराइल का समर्थन कर रहे हैं दुनिया भर के विश्व जनमत के विरोध में जाकर। भाई देखिए, जिन 85 देशों ने गाजा में इजराइल की नीति का विरोध किया है, भारत ने उसमें अपना नाम नहीं जोड़ा, भारत उनसे अलग हो गया। तो इससे खुश कौन होता है भारत में? केवल वही 15% जो मुसलमान विरोध की, इस्लाम विरोध की खुराक पर पले हैं, वही लोग खुश होते हैं। इसके अलावा न किसी को इससे मतलब है, न कोई इसको इतना महत्वपूर्ण मानता है। और नरेंद्र मोदी के जो विदेशी दौरे होते हैं, उनका जो फलितार्थ है, यानी उसका जो नतीजा निकलता है, अगर आप उस नतीजे को लाभ हानि के पलड़े में रख के तौलें तो आप पाएंगे उनके ज्यादातर विदेशी दौरे नाकाम रहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को या भारतीय विदेश नीति को उनके विदेशी दौरों से तकरीबन कोई फायदा नहीं पहुंचता। अब आप देखिए, केवल एक बात है ऐसी जिसके जरिए हम वो तर्क ढूंढ सकते हैं कि अचानक ये वहां गए क्यों। वो बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में जिन नेताओं की बात थोड़ा बहुत सुनते हैं, उसमें एक नेतन्याहू है। ऐसी बात नहीं सारी बातें सुनते हो, लेकिन फिर भी नेतन्याहू को वो एक्सेस प्राप्त है डोनाल्ड ट्रंप से कि वो चाहे तो उन्हें कोई बात कहें तो डोनाल्ड ट्रंप उनकी बात को ठुकराने से पहले कम से कम उनके ऊपर गौर करेंगे। लेकिन एक बात और भी है, मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का हॉट माइक हुआ था, वो बहुत गंदी बातें कर रहा था कि ये जो कुछ कर रहा है वो ठीक नहीं है। अंदर से उसकी भावनाएं, वो हमको पता है। यहाँ पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप किसी से खुश नहीं रहते, वो किसी के स्थायी दोस्त नहीं है, वो दुश्मन बहुत से लोगों के स्थायी है। राजनीति में कहा जाता है राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात कहावत फिट नहीं होती है। वो उनके स्थायी दुश्मन बहुत से हैं, स्थायी दोस्त वो किसी के नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं मैं तो डील मेकर हूं। डील मेकर का मतलब ये हुआ कि आदमी अवसरवादी है, जब तक उसे अपना फायदा दिखता है तब तक ठीक है, नहीं फायदा दिखता है तो आपके खिलाफ बोलने लगता है। और नरेंद्र मोदी
को पिछले, जब से 20 जनवरी से पिछले साल उन्होंने शपथ ली है नरेंद्र मोदी की, उन्होंने सीरियल इंसल्ट की है। हिंदी में उसको धारावाहिक अपमान कहता हूं, नॉन स्टॉप, निरंतर अपमान करता रहता है वो नरेंद्र नॉन मोदी का। स्टॉप। और हाँ, नॉन स्टॉप, और ये अपना अपमान झेलते रहते हैं, ये स्थिति है। तो केवल मुझे तो लगता ये है कि ये वहां पर अपनी लॉबिंग करने गए कि भाई ट्रम्प साहब की नाराजगी थोड़ी दूर कीजिए हमारी मदद से, वरना इस इजराइल दौरे का कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ भी हमको हासिल नहीं होता। क्यों गए, इस पे भी सवालिया निशान है, कोई भी दलील इसकी नहीं बनती। और अभी आपने गाजा की बहुत अच्छी, बहुत प्रभावशाली और बहुत दुखदाई स्लाइड चलाई आपने। आप देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है उसने नेतन्याहू के नाम वारंट निकाल रखा है। बिल्कुल, हो सकता है कन्विक्टेड है, आईसीसी में कन्विक्टेड है। या अगर अमेरिका ने अपने दबाव डाल के इनको नहीं बचाया नेतन्याहू साहब को, तो एक दिन वहां पर कटघरे में खड़े होंगे और इन्हें अपने ऊपर जो है इंसानियत को नष्ट करने का, इंसानियत को घाव पहुंचाने के सवालों का जवाब, आरोपों का इनको जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा एक बच्चा है जो मेयर है अब अमेरिका का, ममदानी, जोरान ममदानी, उसने कहा कि अगर वो न्यूयॉर्क में उतरेगा तो मैं अरेस्ट करूंगा उसको। ये ताकत है एक मेयर की अमेरिका में। जी जी जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मोदी जी इतने गलत समय पे गए हैं इजराइल, कि वो इजराइल की जो स्थानीय राजनीति है उसमें भी उनका दौरा फंस गया है। उन्हें इस समय जाना भी नहीं चाहिए था इजराइल। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, और वहां पे जो विपक्ष के नेता हैं जिनका नाम है यायार लैपिड, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर नरेंद्र मोदी आएंगे और संसद को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे तो हम उनके संबोधन का बायकाट करेंगे। और उन्होंने बायकाट किया। यहाँ हिंदुस्तान में गोदी मीडिया ने वो बायकाट नहीं दिखाया, लेकिन इजराइल की जैसी मोदी जी खड़े हुए बोलने के लिए, वो लोग उठ के विरोध में उठ के वहां से चले गए। तो ये भी समय भी गलत है, जरूरत भी नहीं थी कोई जाने की। और अगर मोदी जी मानते हैं कि यहां हिंदुस्तान में उससे कोई फर्क पड़ेगा तो बिल्कुल मुगालते में है। वो ज्यादा से ज्यादा इस दौरे का ये फायदा उनको हो सकता है। और जहां तक कृषि का सवाल है, वो तो इजराइल बहुत लंबे अरसे से भारत के कृषि के क्षेत्र में इजराइल और भारत के संबंध है, उसमें भी कोई नई बात नहीं है। डिफेंस का भी है, बात कर रहा था, डिफेंस का भी है, आर्म्स का भी है। जी जी, कल मैं यशवंत सिन्हा साहब से बात कर रहा था, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश मंत्री रहे, और बड़ी योग्यता से उन्होंने भारत की विदेश नीति संचालित की। एक लंबा इंटरव्यू लिया मैंने उनका जी। उन्होंने मुझे बताया कि जब तत्कालीन विदेश मंत्री अटल जी के जमाने में तत्कालीन प्रधानमंत्री इजराइल के भारत आए तो राष्ट्रपति भवन में ठहरे हुए थे। तो पहला काम ये होता है विदेश मंत्री का कि भाई इस मेहमान से जाके, जो ग्लोबल मेहमान आया उनसे बात करें। तो विदेश मंत्री के तौर पर वो उनसे मिलने के लिए गए। तो उनकी और इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री की 75 मिनट तक बातचीत हुई, 75 मिनट तक। और उस 75 मिनट की बातचीत में यशवंत सिन्हा साहब ने लगातार उनको समझाया कि भारत के लिए फिलिस्तीन का समर्थन करना क्यों जरूरी है और भारत की नीति क्यों सही है। क्यों अटल जी की सरकार, बीजेपी की सरकार होने के बावजूद फिलिस्तीन के पश्चिम एशिया के मुद्दे पे फिलिस्तीन की समर्थक थी और इजराइल की इस मामले में आलोचना करती थी। यशवंत सिन्हा साहब ने उनको समझाया कि देखिए, जब तक आप दो पड़ोसी देश हैं, छोटे मुल्क हैं, आप दोनों को शांति से और सद्भाव से, मैत्री के साथ रहना चाहिए। ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। और वो लगातार बहस करते रहे प्रधानमंत्री, उन्होंने इनकी बात नहीं मानी, इन्होंने इनकी बात नहीं मानी। बहरहाल ये भारत सरकार का जो उस वक्त का रवैया था उसको अपनी तरफ से बहुत ही खूबी के साथ पेश करके वहां से चले आए। फिर भी टू स्टेट्स थियरी को हमने उसका समर्थन किया है, यूनाइटेड नेशंस में भी किया है। और आपको मैं एक बात बता दूं, इतिहास गवाह है कि जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तो यासर अराफात फूट के रोया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये किताबों में छपा हुआ है, इतिहास में। देखिए, यहूदियों को दुनिया में बहुत सताया गया, इसमें कोई शक नहीं। और आज भी दुनिया के कई देशों में यहूदियों के खिलाफ एंटी सेमिटिज्म के तहत कुछ ना कुछ होता रहता है। मैं इस बात को भी मानता हूं और इस लिहाज से मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं जी, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एक तकरीबन फासिस्ट किस्म की, तकरीबन फौजी किस्म की और तकरीबन एक सीक्रेट सर्विस द्वारा, फौज, सीक्रेट सर्विस और जियनवादी जो आइडिया है, इन तीनों को मिला के इजराइल का स्टेट चलता है। अच्छा, इनका क्या है
कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बहुत प्रेम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इजराइल को एक आदर्श राष्ट्र की तरह देखता है। मुझे याद है कि बचपन में जब मेरे पिताजी से कई तरह तरह के लोग मिलने आया करते थे घर पे, तो उसमें मेरे पिताजी तो गांधीवादी समाजवादी थे, लेकिन उसमें तत्कालीन जनसंघ के और संघ के लोग भी मिलने आया करते थे। उनका राजनीतिक दायरे में बहुत सम्मान था हमारे शहर में। तो वो हमेशा कहते थे इजराइल को देखिए कितना जबरदस्त राष्ट्र है, ऐसा होना चाहिए। तो इजराइल इनके लिए एक छोटा सा आदर्श राष्ट्र है। वो भारत को एक बहुत विशालकाय इजराइल में बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत इजराइल जैसा देश बन जाए जिसको रॉ और आईबी और फौजी प्रतिष्ठान और साथ में एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, यानी विपक्ष को पूरी तरीके से नकारा करके एक निर्वाचित निरंकुशता, एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन जाए, एक सर्वोच्च नेता हो और विपक्ष की कोई औकात ना हो, इस तरह करके पूरा देश चलाया जाए और आरएसएस को छूट हो कि पूरे समाज को धीरे धीरे करके वो अपने सांचे में ढाल कर निकाल ले, अपने जैसा बना ले। ये पूरी कोशिश है, ये पूरा प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट दूरगामी प्रोजेक्ट होते हैं, एक दो दिन में नहीं होते। इनके लिए इनको 20, 50, 60 साल सत्ता में रहना होगा। आपको ध्यान होगा कि जो मैकाले थे, मैकाले के बहनोई थे चार्ल्स ट्रेवलियान, वो बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में शिक्षा व्यवस्था वही चलाते थे। उन्होंने किताब लिखी 1838 में जिसका शीर्षक है ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियन पीपल। तो उस किताब में चार्ल्स ट्रेवलियान लिखते हैं कि अगर हम भारत से अभी चले गए कुछ दिनों बाद तो हमारा यहाँ कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर हमें 150 साल के टाइम मिला भारत में रहने का तो हम भारतीयों को कैसे कैसे अपने जैसा बना देंगे। तो संघ की भी यही थीसिस है। वो कहते हैं अगर हमें कॉलोनिज्म और उपनिवेशन जो है तभी शुरू हुआ ना सारा। बिल्कुल, हाँ, वो तभी वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल सब भारत के एक एक नागरिक को बिल्कुल आधा या पूरा स्वयंसेवक बना देंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट इनका चल रहा है। और जब भी इन लोगों को लगता है कि इस प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत हो रही है तो वो उसके थोड़े खिलाफ हो जाते हैं। जैसे कि 2024 में मोदी को कई जगह इन लोगों ने समर्थन नहीं किया, लेकिन जब मोदी ने हथियार डाल दिए, कहा ठीक है नहीं, हम तो आप ही के आदमी है भाई, आप ही के गर्भ से निकले, आप ही की संतान है, तो फिर से मोहन भागवत कहने लगे दुनिया मोदी की बात सुनती है। उन्होंने हाल ही में वक्तव्य दिया है। तो ये लोग सब बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और ये गलतियां जिसमें फंसे हुए इनकी खुद की हुई है। भाई यूजीसी की नियमावली कोई राहुल गांधी ने थोड़ा बनाई है, नहीं, यूजीसी की नियमावली तो इन्होंने ही बनाई है। ये बहुत बड़ा एक सांप का फंग है जो इनको काटेगा। हाँ, ये अभी शुरू नहीं हुआ, अब शुरू होगा। हाँ, इन्हीं की राजनीतिक तिकड़म है। इन्हें अंदाज नहीं था कि इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया हमारे खिलाफ हो जाएगी यूजीसी की नियमावली में। इनका कोर वोट ही इनके खिलाफ संदेह करने लगा है। भाई मैंने चित्र देखे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वीडियो क्लिप देखे हैं कि उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। पहले एक आदमी डंडे से अमित शाह के मुंह पे मार रहा है, फिर दूसरा आदमी जूता ले आया और फिर जूते से वो दोनों तस्वीरों को पीट रहा है। मतलब, और वो कौन है? वो दलित और आदिवासी नहीं है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है, हाँ, वो ब्राह्मण है। ये हालत इनकी हो रही है और आप सिटपिटाए हुए हैं, लेकिन वो हट नहीं रहे हैं अपने पीछे। इनके पीछे इनकी एक तिकड़म अभी सामने आएगी धीरे धीरे। क्या है कि मोहन भागवत ने कह दिया कि भाई उस नियमावली को पूरी तरह स्वीकार कर लीजिए सिर झुकाकर। उन्होंने बयान भी दे दिया है। दूसरी तरफ ये बहुत तरह तरह की चीजों में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। जनरल नरवणे के किताब में जो लिखा हुआ है, इसको राहुल गांधी ने संसद में उठाया, उसके कारण इनकी चीन नीति के ऊपर एक जबरदस्त भारी भरकम सवालिया निशान लटका हुआ है। इनकी नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत छवि है, उसकी पूरी तरह दुर्गति हो गई है। भ्रष्टाचार के इनके मंत्रालयों के ऊपर बड़े बड़े इल्जाम हैं। इनका जो स्किल मिनिस्ट्री है, स्किल मिनिस्ट्री में सीएजी ने रिपोर्ट जारी कर रखी है कि 10,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। 1 करोड़ नाम उसमें ऐसे हैं लाभार्थियों के जिनका एक ही ईमेल है और एक ही उनका सेल फोन नंबर है उनका, उसमें ये हालत है। और सब सीएजी ने कहा है, ये सब छुपाए हुए हैं मीडिया की मदद से ताकि निकलना, फिर भी निकल के आ ही जाती है। हम लोग बात कर रहे हैं और भी कई जगह छप चुकी है और चर्चा हो चुकी है इसके ऊपर। भ्रष्टाचार में इनकी पूरी सब फंसे हुए हैं। जितने भी मंत्रालय हैं नॉन फंक्शनिंग है। गृह मंत्रालय बिल्कुल ढक्कन है, विदेश नीति नाम की कोई चीज नहीं है, रक्षा मंत्रालय बिल्कुल बेकार है। बहुत बुरी हालत है इनकी सरकार की। इस चीज को गवर्नेंस कहते हैं, वो गवर्नेंस नाम की चीज इनके यहाँ मिलने वाली है नहीं। और ये सोचते हैं कि इजराइल जाके ये करके वो करके ये कुछ कर लेंगे। देखिए ये सब कुछ नहीं, ये ऑप्टिक्स है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। लोग सीधे सीधे मांग रहे हैं कि आप गवर्नेंस के लिए आए थे वो हमें दीजिए। अब हम आपकी जो फिक्रेबाजी है उस फिक्रेबाजी को हम
एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकालेंगे, हम एक कान से भी नहीं सुनेंगे, दरअसल सुनेंगे ही नहीं उसको। राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छा फिक्रा उन्होंने ईजाद किया है, वो है कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर। यस, ये बहुत मेरे ख्याल से भारत के किसी भी इतने प्रधानमंत्री हुए भारत में, कामयाब भी हुए, नाकाम भी हुए, थोड़े समय के लिए भी हुए, ज्यादा समय के लिए भी हुए। चंद्रशेखर जी केवल 4 से 6 महीने के बीच में रहे, इतने छोटे छोटे समय के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं। तो मैं किसी के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा आज तक, अजीत भाई, किसी के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा कि वो कंप्रोमाइज्ड है। प्रधानमंत्री से गलती हो सकती है, गलती तो हर एक से हो सकती है, गलती जवाहरलाल नेहरू से भी हुई थी और गलती नरेंद्र मोदी से भी हुई है, लेकिन कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री का किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा जो नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा है, और उनके पास देने के लिए जवाब नहीं है। एप्स्टीन फाइलों पे कोई जवाब नहीं है, नरवणे के सवाल पर कोई जवाब नहीं है, यूजीसी के सवाल पर कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और ये सोचते हैं कि ये जो उन्होंने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में जो एक तथाकथित एआई महाकुंभ किया है, इस महाकुंभ से उनके पक्ष में कोई हो जाएगा। हालत यह है कि अगले 6 महीने के अंदर, ज्यादा समय नहीं लगेगा, अगले 6 महीने के अंदर भारत जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का देश है, उनकी 60% उनकी नौकरियां जाने वाली हैं, बाकी की तनख्वाहें कम होने वाली हैं। यही जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये बहुत बड़े उपभोक्ता हैं, ये हवाई जहाजों में चलते हैं, अच्छे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, अच्छी कारों में चलते हैं, और यही सर्विस इन्फोसिस और टीसीएस वगैरह कंपनियों के जरिए भारत में बड़े पैमाने पे विदेशी मुद्रा लाते हैं। मैं अपना बैकग्राउंड ज्यादा नहीं खोलूंगा, लेकिन मैं जो ये हमारे भक्तजन है ना, या जो भारत में जो ये कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि 140 करोड़ में से मेरे ख्याल से 20, 30, 40 करोड़ लोगों को समझता आएगा कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये होता है कि जो आईटी के लोग हैं, हम जैसे आईटी के लोग हैं, जो भी अपना लैपटॉप यूज करते हैं, अपना आईफोन यूज करते हैं, सेल फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, जो भी जनरेशन का, व्हेन यू से दैट माय इक्विपमेंट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, उस कॉम्प्रोमाइज एक इलेक्ट्रॉनिक, एक आईटी लैंग्वेज में कॉम्प्रोमाइज मतलब कि किसी ने उसके अंदर, कोई अंदर उसके अंदर ऑलरेडी हैज एक्सेस टू इट, वो सब देख सकता है और वो मेरे को चला सकता है और मेरे को ब्लैकमेल कर सकता है। दैट इज द मीनिंग, ये ब्लैकमेल शब्द ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ये ब्लैकमेल शब्द बिल्कुल ठीक कहा, यानी आपकी कोई कमजोरी किसी के हाथ में है और उस कमजोरी के कारण कोई आपको जब चाहता है दबाव में ले लेता है, जब चाहता है तो अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर देता है, और आप उसके दबाव में आकर अपने देश को चला रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि आप कंप्रोमाइज्ड हैं। जो भारत और अमेरिका की जो वाणिज्य समझौता जो अभी हुआ नहीं है लेकिन जो होने वाला है, उसके ऊपर विपक्ष की तरफ से सीधा चैलेंज है कि आप इसको खारिज कीजिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि भारत के सारे किसान, भारत का कृषि क्षेत्र तबाह हो जाएगा जिस तरह का ये समझौता ही करने वाले हैं। तो आज लुटने का आया, तो मैंने आज कुछ खबरें सुनी है कि लुटने का आया है जो वाणिज्य मंत्री सेक्रेटरी, यहाँ का कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक, और वो पीयूष गोयल और वो सारे जो है मिलके फोटो खींच रहे हैं। हासिल क्या एजेंडा क्या था, और आपने क्या स्टेटमेंट दिए? कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कुछ बताया कि हम क्यों मिले, क्या किया हमने? क्यों आया सवाल? लुटने इसलिए आया कि आपके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के बीच में जो डिफरेंट राउंड्स की बातचीत हो रही थी, वो बातचीत पोस्टपोन हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में यहां पर एक बातचीत का राउंड चलना था, वो बातचीत का राउंड नहीं हुआ। जब वो असली बात, वो बातचीत का राउंड है। लुटने का आया, लुटने को पीयूष गोयल ने अपने खाना खिलाया, आपस में अच्छी अच्छी बातें की और कसमें खाई कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सब तो डिप्लोमेसी में होता ही रहता है। हाँ, ये नहीं, असली बात है कि वो बातचीत का राउंड क्यों पोस्टपोन हुआ, क्यों स्थगित हुआ, और आगे कब होगा, और जब होगा तो उसका किस फ्रेमवर्क के तहत बातचीत होगी, क्योंकि जिस फ्रेमवर्क पर दोनों ने मिलकर दस्तखत किए थे वो फ्रेमवर्क तो रिडंडेंट हो चुका है। हाँ, तो मैं कुल मिलाकर अपनी बात को यहाँ पे उपसंहार करूंगा, समअप करूंगा उसका कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की राजनीति में पिछले 11 साल में सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं, और ये सब उनकी अपनी, ऐसा नहीं कि विपक्ष ने कोई विशेष कोई दांव मारा हो जिसमें ये धोबी पाट हो, गिर पड़े हो, चित हो गए हो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो इन्होंने किया था अन्ना हजारे को लाके, जब जो भला आदमी था उसको निकालने के लिए। जी,
ये खुद अपने ही कर्मों के कारण, अपनी ही गलतियों के कारण बहुत बुरी तरह उलझनों में, अपनी-अपनी गाँठों में, अपने ही फंदों में फँस गए हैं। अब ये कोई भी तिकड़म करें, कोई भी नैरेटिव चलाएँ, कोई भी स्पिन दें, ये बचने वाले नहीं हैं। इनके जो पहले समर्थक थे, वो साफ खुलेआम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो गई है। पहले से चल रही है, लेकिन अब वो दिखाई देने लगी है। हिंदुस्तान में एंटी इनकम्बेंसी जमीन पर रहती है, लेकिन दिखती थोड़े बाद में है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, वो एंटी इनकम्बेंसी और ज्यादा दिखाई पड़ेगी और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। विधानसभा के कुछ चुनाव जीतने से वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं दबती। आपको याद होगा कि 2024 से पहले भी उन्होंने 3 विधानसभा चुनाव खूब धूमधाम से जीते थे, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, दिखाई देने लगा कि भाई इनके तो वोट जा रहे हैं। वही हुआ, 20% से ज्यादा सीटें इनकी कम हो गई। तो लेकिन ये ये SIR वगैरह करके पता लग जाए, वेस्ट बंगाल का जो हाँ, इलेक्शन ये होगा पता लग देखा जाएगा जाएगा। उसको। बिहार में कुछ फायदा में एसआईआर का हुआ है, लेकिन ये देख एसआईआर का मामला अभी बिल्कुल तय नहीं है कि उसमें कितना फायदा होगा और किसको क्या फायदा होगा। इसलिए अभी एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है। ये इनकी उम्मीद है कि एसआईआर की वजह से इनको फायदा होगा। देखते हैं कितना फायदा होता है, क्योंकि लोकतंत्र की चक्की जो है ना, वो धीमे-धीमे घूमती है, लेकिन वो बारीक और महीन पीसती है। चले, आपका एक्सपीरियंस, आपका विश्लेषण जो है वो अलग ही लेवल का होता है। मैं बहुत कायर हूँ, आपकी मुरीद हूँ, आपके विश्लेषण का। बहुत-बहुत बहुत बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया, आपने शिरकत की, थोड़ा टाइम दिया हमें। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। और सारे दर्शकों को भी ये मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ये चैनल जो है हम अमेरिका से चलाते हैं। और हमारी ये मुहिम है कि हम कोई भी जो ज्वलन मुद्दा है, और कोई अगर सपोज जैसे कोई तकलीफ में है, कुछ है, तो हम यहाँ से बैठे हैं, हम कुछ सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक फंडिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के बड़े लोगों के साथ वो हमें टाइम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और चले, आपका भी अगली धन्यवाद। बार फिर फिर मिलेंगे मिलेंगे, कुछ ज़रूर। हफ्ते में। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अभय जी। थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद।